हमारी आज की स्रोत सामग्री है मंगेश बनीबाई काशीराम रेपार द्वारा लिखित दी उम्बरखिंड ट्रैप, नेचर एज अ वेपन। जी, और ये स्रोत हमें विस्तार से बताता है कि कैसे 20,000 सैनिकों वाली मुगल सेना अपने भारी तोपखाने के साथ एक ऐसी ही भौगोलिक टेलीफोन बूथ में फंस गई थी। यानी हम ये समझेंगे कि कैसे एक इतनी विशाल सेना को केवल संख्या बल के बजाय भूगोल, कूटनीति और प्रकृति के इस्तेमाल से हराया जा सकता है। बिल्कुल। तो इस टेलीफोन बूथ वाली स्थिति में मुगल सेनापति कारतलब खान का जो अहंकार था ना, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। मतलब कारतलब खान को अपने 20,000 सैनिकों, बेहतरीन अरबी घोड़ों और भारी तोपखाने पर इतना घमंड था। उसे लगा होगा कि ये तो बस बच्चों का खेल है। हाँ, उसके लिए सह्याद्री की मिट्टी और पहाड़ केवल जमीन का एक टुकड़ा भर थे। उसे लगता था कि वो एक चलता फिरता किला लेकर चल रहा है जिसे कोई भेद ही नहीं सकता। और उसका लक्ष्य तो बस पुणे पहुंचकर स्वराज्य को खत्म करना था, है ना? सही कहा। उसे अपनी जीत पर इतना यकीन था कि उसने उस भूगोल को समझने की कोशिश ही नहीं की जहां वो कदम रख रहा था। लेकिन यहाँ एक बात खटकती है। अगर मराठा सेना की संख्या बहुत कम थी, तो उन्होंने इस 20,000 की विशाल सेना का सामना किया कैसे? मतलब इतिहास में अक्सर गनीमी कावा का जिक्र आता है। हाँ, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। मुझे हमेशा लगता था कि गनीमी कावा का मतलब है गुरिल्ला युद्ध, यानी छिपकर वार करना, नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। कई लोग तो इसे कमजोरी भी मानते हैं। अरे नहीं, ये गनीमी कावा को लेकर सबसे बड़ी और आम गलतफहमी है। स्रोत सामग्री इस बात को बहुत स्पष्ट करती हैं कि गनीमी कावा का मतलब मैदान छोड़कर भागना कतई नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका असली अर्थ क्या है? इसका असली अर्थ बहुत ही गणितीय और रणनीतिक है। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन को एक ऐसी जगह पर खींच कर लाना जहां उसका संख्या बल पूरी तरह से शून्य हो जाए। हो, जहां उसके हथियार उसके ही खिलाफ काम करने लगे। बिल्कुल। इसीलिए मराठों ने कारतलब खान को पुणे के खुले मैदानों में नहीं रोका। वहां मुगलों के तोपखाने कहर भर पा सकते थे। इसके बजाय उन्होंने युद्ध के लिए उम्बरखिंड को चुना। और उम्बरखिंड को याम मैदान तो था नहीं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि खिंड 2 ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों के बीच का एक बेहद संकरा रास्ता होता है। एक वी शेप घाटी जैसी जगह। जी, और भौरिक के नजरिए से सोचें तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। हाँ, मतलब सोचिए 20,000 सैनिक, उनके घोड़े, बैलगाड़ियां और भारी तोपें। जब वे इस संकरे रास्ते से गुजरेंगे तो उन्हें एक ही कतार में चलना पड़ेगा। सही कहा। और 20,000 लोगों की एक सिंगल लाइन कई किलोमीटर लंबी हो जाएगी। इस भौगोलिक रचना ने मुगल सेना के संख्या बल को पूरी तरह से अपाहिज कर दिया। बाप रे! तो मतलब आगे और पीछे वालों का कोई संपर्क ही नहीं रहा होगा? बिल्कुल नहीं। उस संकरी घाटी में जगह इतनी कम थी कि एक समय में कतार के सबसे आगे वाले केवल 2 सैनिक या सबसे पीछे वाले 2 सैनिक ही अपनी तलवार चला सकते थे। तो बीच में जो 19,900 से ज्यादा सैनिक फंसे थे, उनका क्या? वो केवल एक दूसरे को धक्का दे सकते थे। कारतलब खान की वो विशाल कतार इतनी लंबी हो गई कि आगे क्या हो रहा है ये पीछे वालों को पता नहीं था। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने एक विशाल अजगर को एक पतले पाइप में डाल दिया हो जहां वो मुड़ भी नहीं सकता। लेकिन मुगलों के पास तो भारी तोपें और लोहे के मजबूत कवच थे ना। असल में उन्हीं हथियारों ने उनकी मौत का इंतजाम किया। सह्याद्री की उस पीहड़ जंगल में, जहां जमीन उबड़-खाबड़ और पत्थरों से भरी थी, उन भारी तोपों के पहिए कीचड़ और चट्टानों में धंसने लगे। ओह, उन्हें खींचना तो नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल, जानवरों और इंसानों दोनों के लिए। और जहां तक उन लोहे के कवचों की बात है, वे खुले मैदानों के लिए बने थे। सह्याद्री की उस खड़ी चढ़ाई और जंगल की उमस में वे लोहे के कवच भट्टी की तरह तपने लगे। तो सैनिक अपने ही पसीने और थकान से घुटने लगे होंगे। सही कहा। यहां सह्याद्री केवल एक युद्ध का मैदान नहीं था, वह मराठों का तीसरा साथी बन गया था। पेड़ ढाल बन गए थे और गहरी घाटियां एक जाल। स्रोत में इस पूरे माहौल का जो चित्रण किया गया है ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। मतलब उम्बरखिंड की उस घाटी में दोपहर के समय भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ शाम जैसा घना अंधेरा और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। यहाँ तक कि जानवरों को इंसानों से बहुत पहले ही खतरे की महक आ गई थी। वे आगे बढ़ने से कतरा रहे थे। हाँ, जानवर अक्सर खतरे को पहले भांप लेते हैं। वो जो सन्नाटा था ना, वो शांति का नहीं था, बल्कि एक भयानक तूफान से पहले की चेतावनी थी। और जब आप एक अनजान जंगल में फंसे होते हैं,
दुश्मन दिखाई नहीं देता तो इंसान का दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगता है। बिल्कुल। हर हिलता हुआ पत्ता, हर टूटती हुई टहनी एक तीर जैसी लगती है। मराठों ने मुगलों को शारीरिक रूप से थकाने से पहले मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया था। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। 20,000 सैनिक, उनका सेनापति, उनके अपने जासूस और गाइड, क्या सबके सब अंधे थे जो सीधे इस मौत के कुएं में चले गए? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और इसका जवाब मराठों की गुप्तचर व्यवस्था, विशेषकर बहिर्जी नाइक के नेटवर्क में छिपा है। मतलब ये सब पहले से प्लान किया गया था? जी। 20,000 की सेना अचानक से किसी खाई में नहीं गिरती। उन्हें वहां बड़ी ही चालाकी से लाया गया था। मराठों ने ये जाल केवल जमीन पर नहीं बल्कि सूचनाओं के स्तर पर बुना था। अच्छा, तो मुगल जासूसों को जानबूझकर गलत रास्ते दिखाए गए होंगे? बिल्कुल। बहिर्जी के जासूसों ने ऐसे भ्रामक सुराग छोड़े जैसे कि मराठा सेना किसी और दिशा में कमजोर पड़ी है। अरे वाह, मतलब उन्होंने मुगल सेना के एल्गोरिदम को मैनिपुलेट किया, जैसे आज के समय में कॉर्पोरेट जासूसी में प्रतिस्पर्धी कंपनी को गलत डेटा फीड किया जाता है। सही उपमा है। मराठों ने कारतलब खान को वही जानकारी दी जो उसका अहंकारी दिमाग सुनना चाहता था, ताकि वो बिना किसी शक के आगे बढ़ते रहें। हाँ, मराठों ने खान को छोटे छोटे रास्ते बिना किसी रुकावट के पार करने दिए। जब एक सेनापति को लगता है कि दुश्मन डरकर भाग गया है तो उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। तो मराठों ने जल्दबाजी नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। गनीमी कावा का एक बहुत ही क्रूर लेकिन प्रभावी नियम यह भी है कि दुश्मन को खुद अपनी मर्जी से गहराई में उतरने दिया जाए, जब तक कि पीछे लौटने का रास्ता भी उतना ही खतरनाक न हो जाए जितना कि आगे बढ़ने का। एकदम सही। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सटीक बात कहता है, चूहा अंदर आ गया है, अब बस दरवाजा बंद करना है। लेकिन ये दरवाजा बंद कैसे हुआ? मुगल सेना के पास अब भी हथियार तो थे ही। बिना बारूद के और बिना भारी तोपखाने के इतने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कैसे हुआ? हमले की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई, बल्कि प्रकृति के एक इशारे से हुई। एक पत्थर का ऊपर से गिरना कोई हादसा नहीं था। तो वो एक इशारा था? हाँ, वो मराठों का कोड वर्ड था कि सह्याद्री ने दस्तक दे दी है। रही बात दरवाजा बंद करने की, तो उन्होंने घाटी के मुहाने और बाहर निकलने के रास्तों पर बड़े बड़े पेड़ों की जड़ों को आधा काटकर छोड़ दिया था और विशाल चट्टानों को बस रस्सियों के सहारे टिका रखा था। फिर जब मुगल सेना बीच में पहुंच गई तो उन्होंने बस वे रस्सियां काट दी और गुरुत्वाकर्षण ने बाकी का काम कर दिया। बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई बारूद जलाए, आगे और पीछे के रास्ते बंद हो गए। मुगलों को लगा होगा कि ये कोई भूस्खलन या प्राकृतिक आपदा है। हाँ, वो बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा था। और जब सेना आगे और पीछे से लॉक हो गई, तब एक भयानक सन्नाटे को चीरती हुई हर हर महादेव की एक गगनभेदी गर्जना उठी। रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि वो केवल एक सैन्य बिगुल नहीं था, वो खुद सह्याद्री की सांस थी। मराठा सैनिक पहाड़ों के ऊपर थे और मुगल नीचे तलहटी में। अगर मैं कारतलब खान की जगह होती तो मेरी पहली प्रतिक्रिया होती कि सैनिकों को पहाड़ पर चढ़ने का आदेश दूं। मुगलों के पास तो बेहतरीन बंदूकची थे, वे ऊपर फायर क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि यहां मुगलों का पूरा भौतिक विज्ञान ही गलत था। सह्याद्री के पहाड़ कोई ढलान वाली टीले नहीं हैं, वे लगभग 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई वाले कठोर पत्थर हैं। ओह, तो नीचे से ऊपर की ओर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ फायर करना, और वो भी घने जंगल के बीच, सीधे सीधे मौत को बुलावा देना था। मराठे ऊपर से केवल पत्थर और चट्टाने लुढ़का रहे थे, और नीचे खड़े मुगल सैनिकों के लिए वे पत्थर किसी तोप के गोले से कम नहीं होंगे। बिल्कुल। ऊपर चढ़ने की कोशिश पूरी तरह से बेकार थी। और जब ऐसी स्थिति पैदा होती है, जब सैनिक देखते हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तब चेन ऑफ कमांड टूट जाता है। जैसे किसी आधुनिक कंपनी का सर्वर क्रैश हो जाए। सेनापति के आदेश पीछे तक पहुंच ही नहीं रहे होंगे। सही कहा। जब अनुशासन टूटता है तो सेना एक खौफजदा भीड़ बन जाती है, और भीड़ कभी युद्ध नहीं जीतती। अफरा तफरी तो भयानक रही होगी। इतनी भयानक कि मुगल सेनापति के आदेशों को उनके खुद के घोड़े भी नहीं मान रहे थे। जानवर अपनी सेना को रौंदने लगे थे। वो भारी तोपखाना पूरी तरह मूक था। हैरान करता है, मराठा सैनिक पहाड़ के ऊपर थे, दुश्मन पूरी तरह से नीचे फंसा हुआ था। मराठा चाहते तो कुछ ही घंटों में 20,000 लोगों को वहीं खत्म कर सकते थे। इतनी बेहतरीन रणनीति के बाद जब दुश्मन मुट्ठी में था तो उन्होंने उन्हें मारा क्यों नहीं? यही वो बिंदु है जहां ये लड़ाई महज एक सैन्य जीत से ऊपर उठकर एक बहुत बड़े कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक में बदल जाती है। मराठों ने युद्ध की मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। अच्छा, वो कैसे? कारतलब खान, जो स्वराज्य को निगलने का अहंकार लेकर चला था,
अब उसी घाटी में गिड़गिड़ाते हुए अमन अमन यानी जीवनदान की पुकार लगा रहा था। मतलब उसकी लड़ने की इच्छा शक्ति पूरी तरह मर चुकी थी। बिल्कुल। और जब दुश्मन का मन हार जाता है तो उसके शरीर को मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्हें जिंदा छोड़ देने में तो एक बहुत बड़ा जोखिम था ना। वो वापस जाकर मुगल सम्राट को और भड़का सकते थे। असल में उन्हें मार देने में ज्यादा बड़ा जोखिम था। सुरोक इसका जो कारण बताता है वो बहुत ही गहरा है। एक मरा हुआ दुश्मन जमीन में गाड़ दिया जाता है। ओह, मैं समझ रही हूँ। अगर मराठों ने उन सबको मार दिया होता तो मुगल दरबार इसे एक शहादत का रूप दे देता। सही कहा। वे कहते कि मराठों ने धोखे से हमारे सैनिकों को मारा है और वे बदले की आग में दुगने गुस्से के साथ वापस आते। लेकिन एक हारा हुआ जिंदा दुश्मन अपने साथ क्या लेकर जाता है? अपनी हार का खौफ। बिल्कुल। जब वे 20,000 सैनिक रोते कांपते वापस लौटे होंगे तो सोचिए उन्होंने बाकी मुगल सैनिकों को क्या बताया होगा। यही कि सह्याद्री के पहाड़ों में लड़ना इंसानों के बस की बात नहीं है। हाँ, कि वहां के पेड़ और पत्थर भी मरहबा की तरफ से लड़ते हैं। उन जिंदा बचे हुए सैनिकों ने बिना जाने ही मराठों के लिए एक मनोवैज्ञानिक हथियार का काम किया। ये तो रक्त बहाए बिना जीता गया सबसे बड़ा युद्ध था। हारने वाले का डर जीतने वाले के लिए एक सुरक्षा कवच बन गया। और इसके साथ ही स्वराज्य को एक और बहुत बड़ा फायदा हुआ। मुगलों का वो सारा खजाना, अरबी घोड़े और भारी तोपें अब वहीं उमरखंड में पड़ी थी। अरे हाँ, मराठों ने बिना अपना खजाना खाली किए दुश्मन के ही संसाधनों पे कब्जा कर लिया। जी, उमरखंड केवल एक लड़ाई नहीं थी, ये एक सबक था। ये इस बात का प्रमाण था कि जो लोग अपनी जमीन, अपने भूगोल को गहराई से समझते हैं, उन्हें कोई भी भारी भरकम साम्राज्य नहीं हरा सकता।